नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम का थर्ड केस है। बिफोर दिस वी हैव टेकन टू एप्लीकेशंस, वन इज़ फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड अनदर इज़ फॉर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। तो तीसरा एप्लीकेशन है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल शेल यानी कि खोखला, होलो स्फेयर। एक्चुअली इस तरीके का एक स्फेयर हम लेंगे जो खोखला है, होलो स्फेयर है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। सो लेट अस प्रोसीड। कंसिडर अ स्फेरिकल शेल मीन्स होलो स्फेयर ऑफ रेडियस आर। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर हम ले रहे हैं, हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू। इस केस में चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। यहाँ चार्ज डेंसिटी नहीं लिया जा रहा है, सिंपली चार्ज लिया जा रहा है। सो द टोटल चार्ज स्मॉल क्यू विच इज़ एक्चुअली स्प्रेड ओवर दी सरफेस। ये पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सरफेस। यहाँ देख लें, ये जो छोटा वाला अंदर वाला जो स्फेयर नज़र आ रहा होगा आपको, उस अंदर वाले स्फेयर की रेडियस है कैपिटल आर, और उसके ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फेयर। सो अगेन रीड दिस कंसिडरेशन। कंसिडर अ स्फेरिकल shell having radius r, small charge q uniformly distributed on its surface. And what we have to find out? We have to find out the electric field at point p at distance r from center. यहाँ दो तरह के आर हो जाते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। वो दो तरह के आर क्या हो जाते हैं? एक कैपिटल आर है जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर है, एक स्मॉल आर है जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है। So capital R is a constant in this case. Throughout this derivation, capital R will be a constant, but small r is not a constant because point P के location के साथ small r vary करता रहेगा, and therefore we have to take three different cases of point P. So the first case, when point P lies on the outside the sphere. पहले केस में P कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड द स्फेयर। देख लीजिए P कहाँ पर है, एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फेयर। हमारा ओरिजिनल स्फेयर ये रहा जिस पर की चार्ज है, और हम जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ले रहे हैं वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो डेफिनेटली स्मॉल r इज मोर देन द कैपिटल R। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P, हम ऐसा मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो कितना है? वो कैपिटल E है, और वी इमेजिन अ स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। हम क्या करते हैं, एक डॉटेड स्फेयर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। ये जो डॉटेड स्फेयर है, एक बार फिर से इस डॉटेड स्फेयर को मैं मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो एक बार फिर से हम डॉटेड स्फेयर को देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ठीक है जी, ये क्या है? गॉसियन सरफेस। सो वी कंसिडर स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विच इज गॉसियन सरफेस, क्योंकि इस पर हम क्या लगाने वाले हैं? गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया। अब हम जैसे ही गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस all these applications is to understand the direction of electric field. So try to understand the direction of electric field is always away from positive charge. यहाँ से इस तरफ जा रहा है, यहाँ से भी इस तरफ जा रहा है, यहाँ से भी इस तरफ जा रहा है, और यहाँ से भी इस तरफ जा रहा है। That means the electric field is perpendicular to the Gaussian surface at all points. जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, द एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्फेयर एट ऑल पॉइंट्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमने यहाँ दिखाया भी हुआ है। एक बार इस डायग्राम पर भी ध्यान दे दीजिए। ये जो ds की डायरेक्शन है और जो E की डायरेक्शन है वो दोनों सेम ही हैं हर जगह पर, चाहे आप यहाँ देख लीजिए चाहे आप यहाँ देख लीजिए, बिकॉज द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इस तरह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस बाय द डेफिनेशन इज ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो ऑफ कोर्स 1 होता है, आपको मालूम है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो हर समय एक सा है, पूरे सरफेस पर एक सा है, इसलिए हमने उसको बाहर कर दिया।
and this ds indicates the area of Gaussian surface. So the area of Gaussian surface means the area of sphere of radius small r. ठीक है, और इस तरह से ये एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड द फ्लक्स कम्स टू बी E into 4 पाई आर स्क्वायर. लेट अस कम अप्लाई द गॉसेस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम हर बार की तरह क्या होता है, इट इज ऑलवेज द नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो. So the net charge divided by epsilon 0, therefore the net charge inside the Gaussian surface is only Q. एक बार फिर से डायग्राम को देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, सिर्फ Q चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो द नेट चार्ज इनसाइड द Gaussian surface is simply small q. So the electric flux by the Gauss theorem comes to be Q upon epsilon 0. अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए. ऑन कंपेयरिंग टू फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1 and 2, what we obtain, we find this equation, and by this equation finally we get the electric field due to a uniformly spherical shell is 1 upon 4 by epsilon 0 q upon r square. ध्यान दीजिएगा जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर है. ठीक, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जा रही है, रेडियली आउटवर्ड. रेडियली मीन्स होता है रेडियस के साथ साथ. जिस तरह रेडियस है पूरे स्फीयर की, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ. ठीक है, सो दिस मच इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गॉसेस ड्यू टू स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल. दूसरा केस कौन सा ले रहे हैं हम, व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस. अगर सरफेस पर ही पॉइंट P आ जाएगा तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर आ गया, स्फीयर के सरफेस पर ही आ गया. तो फिर सिर्फ ऊपर वाला जो डेरिवेशन है उसी में आप स्मॉल r को हटा के कैपिटल R रख दीजिए. द सेम फार्मूला इज एप्लीकेबल. ठीक है, सो देर इज नथिंग टू डू फॉर दिस केस. इन द थर्ड केस व्हेन P लाइज इनसाइड द स्फीयर, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है. ये थोड़ा छोटा डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलेगा आपको कि जो ओरिजिनल स्फीयर है हमारा वो कैपिटल R रेडियस का है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उसके अंदर है. एंड देयरफॉर द गॉसियन सरफेस इन दिस केस will be a small sphere. See very carefully, the Gaussian surface is of the radius small r, जबकि small r is less than capital R in this case. So the most important thing in this case is this only, that for this case the charge enclosed by the Gaussian surface is 0. Sigma q in this case 0 हो जाएगा, क्योंकि जो Gaussian surface है वो अंदर है और उसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं. सारा का सारा चार्ज कहाँ है, उसके बाहर है. देयर इज नो चार्ज इनसाइड एंड दैट्स व्हाई द गॉसियन सरफेस Gaussian theorem says that the electric flux through the Gaussian surface will be 0, क्योंकि जो सिग्मा q है वो 0 आ रहा है. तो जब सिग्मा q 0 आ रहा है तो फ्लक्स भी क्या आएगा, 0 आएगा. एंड व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कह रहा था, एक बार देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. उसी इक्वेशन को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है 0 और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर इज 0. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, सरफेस पर. जब हम बाहर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. स्मॉल r को डिक्रीज़ करते जाइए तो ये मैक्सिमम हो जाता है Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो ये हो जाता है 0. ठीक है, दिस मच इज ओनली द applications of Gauss's theorem. Only 3 applications are there in our syllabus. So thank you very much for this patience listening.